नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और इस वक्त हमारे साथ में है डॉक्टर नीलाभ श्रीवास्तव जो फिजिक्स के सर हैं, प्रोफेसर साहब हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंड कर चुका है, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा है वहाँ पे। और उसके वहाँ पहुँचने से पहले देश भर में दुआएँ मांगी जा रही थी, जगह जगह नमाज अदा किए जा रहे थे, पूजा पाठ किया जा रहा था ताकि सुरक्षित लैंड कर जाए। और लैंड करने के बाद से ही पूरे देश में जश्न का माहौल है, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लेकिन इसके पहुंचने के बाद आम जनों को या देश को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में लोगों के अंदर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। यही जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। सर, चंद्रयान 3 पहुंच चुका है, सॉफ्टली लैंड कर चुका है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इससे आम जनों को या देश को क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के मिशन के सफलतापूर्वक पहुँचने के लिए दक्षिणी ध्रुव पर आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये जो सराहनीय काम किया है कि जहां तक अभी दक्षिणी ध्रुव जो अनएक्सप्लोर्ड पार्ट था हम लोगों का, अभी तक सबसे पहला देश हम लोग बने हैं, वहां पे पहुंचे हैं। भारत ऐसा करना चौथा देश बना है और दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला पहला देश बना है। अभी इससे पहले अमेरिका, रसिया और चाइना पहुँच पाए हैं। तो जैसा आपका प्रश्न रहा है कि इससे हमको फ़ायदा क्या मिलना है, फ़ायदा ये मिलना है कि जैसे आपके पास जो चाँद है और सूर्य, दो ऐसे उपग्रह हैं जिसको हम लोग अपनी नंगी आँखों से देख पा रहे हैं। तो कौतूहल एक रहता है, एक इच्छा रहती है कि जहाँ पे जो उपग्रह हैं वहाँ पे क्या धरती जैसे और भी कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या, कि वहाँ पे वायुमंडल कैसा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे मिनरल्स क्या हैं, वहाँ पे खनिज क्या हैं, वहाँ पे एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी इसके बारे में पता चलेगा। और रही बात जैसे आपको वातानुकूल आपके रहने के लिए पर्यावरण अनुकूल, पर्यावरण प्रतिकूल क्या परिस्थितियाँ होंगी, तो जैसे अभी पता चल चुका है कि जैसे उत्तरी ध्रुव पे हमारे अमेरिका के जिन्होंने भेजा था नासा ने, तो ये पता चला था कि वहाँ पे आइस है। अभी दक्षिणी ध्रुव पे हमारे पास कौन कौन से गैसेज हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं लाइक आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे पता चल सकता है और जिससे आने वाली में और भविष्य के द्वार इसमें खुल सकते हैं। लैंडर वहाँ पहुँचा है जो लैंड किया है, उससे सर कम्युनिकेशन क्या क्या है, कैसे कम्युनिकेशन होता है? कम्युनिकेशन का माध्यम होती है रेडियो वेव्स। जैसे आप अपने मोबाइल में बात करते हैं तो मोबाइल का भी कहीं कहीं सिग्नल्स होते हैं। तो सिग्नल्स क्या होती हैं, एक एंटीना के थ्रू होती है और वो एंटीना आपके पास सिग्नल भेजता है जो मोबाइल में रिसीव करता है। तो इसी तरह से वो एक कमांड सेट किया जाता है, उस कमांड को वहाँ पर रेडियो वेव्स के थ्रू भेजा जाता है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने दक्षिणी ध्रुव पे तिरंगा गाड़ दिया है, एक छाप छोड़ने की बात हो रही है। तो पहिए में क्या लगा हुआ, किस तरह का छाप छोड़ के आएगा वहाँ पे? देखिए, पहिए में ऐसा कुछ लगा नहीं है, लेकिन पहिए को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि कम से कम, क्योंकि हम दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाले पहले देश बने हैं, तो कम से कम जब भविष्य में और भी कोई एक्सप्लोरेशन करेगा या और भी देश इस पे जाना चाहेंगे तो वहाँ पे एक ये हम लोगों का गौरवान्वित करने वाला क्षण रहेगा कि सबसे पहले भारत ने इस ध्रुव पे अपना झंडा गाड़ा है। तो उसमें यह है कि इसरो का एक एम्ब्लेम उस पर इनग्रेव किया गया है और दूसरा है अपना जो नेशनल एम्ब्लेम भारत का चिन्ह, उसको लगाया गया है। सर, ये कितने दिन का सफ़र होता है और किस तरह से पहुंचने की जो सफ़र होती है किस तरह का होता है? देखिए, सफ़र में तो काफ़ी चुनौतियां होती हैं। जैसे आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले जैसे रसिया ने लूना 25 को लॉन्च किया था और वो काफ़ी बाद में किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका मिशन जो है अनसक्सेसफुल रहा। तो इसमें दो चीज़ों की बात होती है। एक तो पहले बात आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितने मजबूत हैं और दूसरी चीज़ है आपकी कास्ट इफेक्टिवनेस। तो ऐसा करने के पीछे एक लॉजिक तो ये है कि आपके पास मनी पॉइंट ऑफ व्यू में कि आप इसमें सस्ता पड़ता है। जैसे आप अर्थ के राउंड में कई बार उसको नचाते हैं, उसके बाद उसको उसी चाँद की ऑर्बिट में उसको भेजते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अभी अपने पास एट प्रेजेंट सिनेरियो में उतने तगड़े रॉकेट नहीं हैं जिसकी भविष्य में आप देखेंगे। हो सकता है इसरो के पास भी उस तरह के रॉकेट हो जाएं जिस पे हम लोग कम समय में वहाँ पे जा सकते हैं। तो एक तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, थोड़ा सस्ता पड़ता है। वहाँ पे लैंडर तो पहुँच चुका है, कितने दिन रहेगा और उसके रहने के बाद में किस तरह का डिस्ट्रैक्ट होता है, क्या प्रोसेस होता है ये? इसलिए रहने की जहाँ तक बात है तो उस पर डिपेंड करता है कि जो आप वहाँ पे उस ऑर्बिट में जो आपका लैंडर है उसमें ईंधन कितना बचा हुआ है। जब तक ईंधन रहेगा वहाँ पे वो काम करता रहेगा, उसके बाद वो उसकी ऑर्बिट में ही अपना घूमते घूमते वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और रही बात जो आपका प्रज्ञान है,
प्रज्ञान दो चीज़ें वहाँ पे करेगा। एक तो जो चाँद की जो सतह पे है वहाँ पे उसका एनवायरनमेंट में कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, और वहाँ पे जो दूसरी है कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है। जैसे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, -250 के अराउंड टेम्परेचर है, तो वहाँ पे टेम्परेचर के बारे में पता करना, प्लस जैसे हम लोग पे अर्थ पे कभी कभी भूकंप आते हैं तो क्या सिस्मिक एक्टिविटीज़ होने वाली है चाँद पर, उसके बारे में हम लोग को आइडिया देगा वो प्रज्ञान, जो रोवर अपना चलेगा। 3 देश पहले चांद पे पहुंच चुके हैं, चौथा भारत बना है। दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंचने वाला पहला देश है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना कितना कठिन है? दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचना इसलिए भी कठिन था क्योंकि जो आपका, अगर आप देखें तो चाँद का हम लोग केवल हाफ पोर्शन ही देख पाते हैं अपनी नेकेड आई से, और ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि टाइडल लॉकिंग की वजह से बिटवीन अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चाँद के बीच में जो टाइडल लॉकिंग की वजह से उसका रिवॉल्यूशन इस तरह से होता है कि आप केवल हाफ पोर्शन को ही चाँद को आप देख पाते हैं और हाफ पोर्शन आपका अनएक्सप्लोर्ड है। तो लोगों के मन में ये कौतूहल बना कि भाई जो चीज़ हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वहाँ पे क्या चीज़ें, क्या संभावनाएं हैं। तो इसी वजह से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि वहाँ पे हम लोग जो नहीं देख पा रहे हैं वहाँ पे चीज़ें हैं क्या चीज़। इसके बारे में हम लोगों ने चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2 पे ही सोचा गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सितंबर 2019 में अनसक्सेसफुल रहा और इस बार हम सफल हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात रही। कहा जा रहा है कि हम लोग साइकिल से चांद तक पहुंच गए हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि साइकिल पर रॉकेट को लेकर जाया जा रहा है। पहले किस तरह होता था ये सब चीज़ें? पहले देखिए, रॉकेट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, क्योंकि एक साथ तो इतना बड़ा रॉकेट होता है तो एक साथ नहीं रहता, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग असेंबल करते थे। अब जैसे जैसे अनुसंधान के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं, चीज़ें बहुत ही स्मूथ होती गई हैं, अच्छी होती गई हैं, अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो एक तरह से ये इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ रिसर्च एंड इवोल्यूशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो इस वक्त हम थे मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर नीलाभ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ में थे। तमाम सारी जानकारियाँ हमें दी हैं। अभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।